Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class for English. I hope so that you are staying at your homes, you are quite safe and you are having a very good time. Today is our lecture number 12. Till now we have completed our 11th lectures and in the previous lecture we have done present continuous tenses. So I hope so कि आपने वो अच्छे से एक दफ़ा लर्न भी कर लिए होंगे, राइट डाउन भी कर लिया होगा उसका स्ट्रक्चर भी, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 to 20 सेंटेंसेस. आई होप सो कि आपने वो अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. तो एक दफ़ा आपने अपनी नोटबुक ओपन कर लें जिस पर आपने ये टेंसेस लिखे थे, उसको हम जल्दी से एक ओवरव्यू लेंगे टेंसेस का जो हमने किए थे. राइट अपनी नोटबुक्स में से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस को ओपन कर लें. राइट सो आपको मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन बताई थी कि ये वो टेंस है जिसमें आप बताते हैं समथिंग विच इज़ हैपनिंग क्वाइट एट द मोमेंट, जो उसी वक्त कुछ हो रहा है ना, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. और कंटिन्यूस का मतलब यही है कि जारी है, काम आपका भी ख़त्म नहीं हुआ, या ऐसा नहीं है कि काम आपका भी शुरू ही नहीं हुआ. इट मीन्स दैट योर वर्क इज़ स्टिल इन द प्रोसेस एंड यू आर स्टिल डूइंग दैट वर्क. अभी आपका काम जारी है. ठीक है, तो इसकी मैंने आपको उर्दू में रिकग्निशन बताई थी, आपको याद होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो या रहे हैं, ये आपकी उर्दू में रिकग्निशन थी. अब आपने एक दफ़ा जल्दी से स्ट्रक्चर पर नज़र डालनी है. आपने लर्न कर लिया होगा, मैंने आपको बताया था कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा आपका वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी आएगी. ठीक है, सो आप देख लें ज़रा, आई के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. आई के साथ आपने एम लगाना है, इज़ या आर, क्या आप जो है वो इसके साथ लगाएंगे. ऑब्वियसली आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लास्ट में वर्ब के आईएनजी ऐड कर देना है. एंड आफ्टर इन द लास्ट अगर आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद आपने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको बताया था आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है इज़, और मेन वर्ब लगाना है, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में. राइट और साथ में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर एनी प्लूरल नाउन है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करना है. ठीक है, और उसके बाद आपने वर्ब की सेम फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है. ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर था वो समझा दिया था सिंपल सेंटेंस का. उसके बाद नेगेटिव में आ जाते हैं. नेगेटिव कौन से सेंटेंसेस थे जिनमें आपका नहीं का लफ्ज़ यूज़ होता है. इसमें आपने सेम स्ट्रक्चर रहने देना है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देना है. और नोट ऐड कर देने से क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो टोटल मतलब कंप्लीट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें एक न्यू वर्ड इंसर्ट कर दिया है जो पहले नहीं था. तो अब आपने ये माइंड में रखना है कि जब आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसे अली क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, उस्ताद पढ़ा नहीं रहा है, इस तरह वाले सेंटेंसेस आएंगे तो आपने नोट कहाँ पर लगाना है. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने नोट ऐड कर देना है. राइट और साथ ही साथ हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया था. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिनमें क्या का लफ्ज़ आएगा या क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले वर्ड्स आए हैं. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था जब आपके पास क्या का लफ्ज़ आया है सिर्फ, तो आपने क्या करना है, एक माइनर सा चेंज करना है. वो क्या है कि आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है. जैसे आपके पास अगर सब्जेक्ट आए है तो आप बिगिनिंग में एम लगा देंगे. आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आप बिगिनिंग में इज़ लगा देंगे. और अगर आपके पास सब्जेक्ट यू, वी, दे या एनी प्लूरल नाउन है तो आप बिगिनिंग में आर लगा देंगे. ठीक है, सिर्फ आपने ये चेंज करना है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और अगर आपके पास WH वर्ड है तो WH वर्ड हम कहाँ लगाते हैं, बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाता है. और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर रहेगा. राइट एक और बात भी मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाई थी, वो ये कि अगर आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आया है, यानी सेंटेंस में आपका क्या का लफ्ज़ भी है, ठीक है, या क्यों का लफ्ज़ है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे का लफ्ज़, और साथ में नहीं भी आया है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव फॉर्म आ गई है तो आपने कहाँ पर नोट लगाना है, याद है आपको? ये बात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में भी समझाई थी. यस आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट लगा लेना है तो सब्जेक्ट के बाद आपने नोट इंसर्ट करना है. ठीक है, आपने सिर्फ इन रूल्स को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें. उसके बाद
बिलीव मी, आपके पास कोई भी सेंटेंस आ गया ना पेपर में, क्योंकि अनसीन आते हैं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमें आते होंगे या नहीं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ रूल्स को अच्छे से याद कर लें। जो आपके पास नोट्स में वोकैबुलरी है, जो सेंटेंसेस हैं, उनको अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लें, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लें, तो आप इजीली पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए कि मैंने सिंपल में कौन सा रूल लगाना है, मैंने नेगेटिव में कौन सा लगाना है, इंट्रोगेटिव में कौन सा लगाना है, सब्जेक्ट्स आई यू वी दे जो भी आया है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब याद करना है। और ये याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप जस्ट एक दफ़ा इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें, बिलीव मी आप इतने अच्छे से जल्दी से इसको लर्न कर लेंगे। और डेली ओपन करके देखें एक दफ़ा, रूल्स जो है ना वो अक्सर भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहते कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, शी के साथ, इट के साथ, ही के साथ, भूल जाता है। तो आप एक छोटा सा ट्रिक सिर्फ ये करें कि डेली अपनी नोटबुक ओपन करें, उसको ओपन करके देखें, रूल्स एक दफ़ा बस पढ़ लें। बिलीव मी आपको इतना अच्छा ये याद रहेगा ना, कभी आपको लाइफ में नहीं भूलेगा। चाहे आप आगे जब एडवांस एजुकेशन के लिए जाएंगे तब भी आपको ये रूल्स टेंसेस के नहीं भूलेंगे, और आपको पता है ये तो मैट्रिक तक आपके चलते रहेंगे। राइट, तो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके नोट्स में एट पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 ओपन कर लें अपने नोट्स में से, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं हमारे पास, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास 8 होते हैं। और कुछ जो ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं वो इसमें आर्टिकल्स को भी ऐड करते हैं, ये आपके नोट्स में भी दिए गए हैं आर्टिकल्स, हम उनको भी पढ़ेंगे। राइट, सो यहाँ पर आज जो हम फर्स्ट करने वाले हैं वो है नाउन। सबसे पहले आपने नाउन को देखना है, नाउन की आपके माइंड में क्या डेफिनेशन है, ज़रा एक दफ़ा बोल कर मुझे बताएं कि व्हाट इज़ नाउन। आपने अभी तक क्या पढ़ा है नाउन के बारे में, क्या सोचा है कि नाउन क्या होता है? यस, कुछ तो होगा ना आपके माइंड में। यस, मोस्टली स्टूडेंट्स जब मैं क्लास में पूछती हूँ ना, मुझे यही बताते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो ये इसकी एक कॉमन डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ज़्यादा बच्चे मुझे यही डेफिनेशंस बताते हैं इसकी नाउन की, क्योंकि बच्चों ने मोस्टली 5th ग्रेड तक यही डेफिनेशन पढ़ी होती है। तो ये इसकी बहुत जनरल डेफिनेशन है ऑब्वियसली, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसे हम नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या चीज़ का, जगह का, थिंग का जो नेम है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लें, एनिमल, नेम ऑफ एन एनिमल, आइडिया और फीलिंग। ठीक है, इसको थोड़ी सी जो आपने डेफिनेशन 3 आपने इसमें वर्ड्स याद किए होंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग, आप इसमें एनिमल, आइडिया और साथ में फीलिंग, ये भी 3 मोर वर्ड्स ऐड कर लें। यानी सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम ही नाउन नहीं है, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी आइडिया जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, कोई भी कंसेप्ट, कोई आइडिया आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, उसका जो पर्टिकुलर नेम है ना वो भी नाउन कहलाता है। और इसके साथ किसी फीलिंग का नाम है, ठीक है, वो भी नाउन कहलाता है। अभी जस्ट आप इसको इतना अंडरस्टैंड कर लें, जब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ना ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक और इसकी डेफिनेशन ये भी है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है ना, जो लफ्ज़ उसको नाम दे रहा है, उसको हम नाउन कहते हैं। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर एक और भी लिखी है, वट एवर एग्जिस्ट्स और वी अज्यूम, वो तमाम चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं यानी फिज़िकल प्रेजेंस में है, आपके पास मौजूद है, जैसे मार्कर है, फ़ैन है, वॉल, चेयर, टेबल। ठीक है, ये सब चीज़ें फिज़िकली भी एग्जिस्ट करती हैं, तो इनका जो नाम है उसको भी हम नाउन कहेंगे। और वी अज्यूम, या वो चीज़ें जिन्हें जस्ट हम अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है, उनकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, विजडम, ये चीज़ें फिज़िकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका आइडिया या इनका कंसेप्ट जो है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम भी नाउन कहलाता है। यहाँ तक आपने 3 डेफिनेशंस जो हैं वो समझ ली हैं। ठीक है, एक इसकी ये भी डेफिनेशन दी जाती है जो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आपने याद नहीं करनी, यहाँ पर जो लिखी हुई है आप जस्ट वो याद कर लें, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑल थिंग्स वी सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, वो तमाम चीज़ें जो आप देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं,
या स्मेल कर सकते हैं, उन सब का जो नाम है, नेमिंग वर्ड है, वो नाउन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली अच्छे से। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन। आपके यहाँ सिलेबस में देयर आर 5 काइंड्स। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन की पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, टाइम, एनिमल और थिंग। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, इसको आप अंडरलाइन कर लें। इसी के अंदर प्रॉपर नाउन जो है वो सब, इसकी डेफिनेशन आ गई है, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप आगे पढ़ेंगे। दे आर कैपिटलाइज्ड, यानी ये जो नेम्स है ये वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जो इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल, सिरत अल नबी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अल नूर मैंशन, योम पाकिस्तान, फ्राइडे, हाजी अब्दुल करीम। इसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन क्या है। फ्राइडे इज़ द होली डे ऑफ द वीक, इसमें फ्राइडे प्रॉपर नाउन है। कायद-ए-आज़म वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन कायद-ए-आज़म है। ठीक है, अब आपने एक दफ़ा जस्ट इसको रीड करना है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट लाइन में आप देखिए उन्होंने कहा है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, टाइम, एनिमल और थिंग, यानी वो चीज़ जो किसी ख़ास पर्सन, किसी ख़ास चीज़ का नाम है, किसी ख़ास जगह का नाम है, या किसी ख़ास एनिमल का नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी अब आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने दी है, सिरतुल नबी, ये एक किताब का नाम है, एक बुक का नेम है। अब बुक्स तो दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी दुनिया में बुक्स हैं, हम उन्हें बुक्स ही कहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ख़ास बुक की तरफ इशारा करना है, उसको रिफ़र करना है, तो हम उसका नेम लेते हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक नेम लिखा हुआ है सिरतुल नबी, या हम खुद से किसी किताब का नेम लेते हैं, जैसे द होली कुरान, या आप खुद से कोई भी बुक का नेम मुझे बताएं, 10 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, जो प्रॉपर नेम होगा ना किसी भी ख़ास चीज़ का, वो है प्रॉपर नाउन। अब दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उन्हें हम बुक्स कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी ख़ास किताब का किस किताब की तरफ आप रिफ़र कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, तो फिर आप उसका नेम लेंगे और वह नेम बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, उनको वॉर्स ही कहा जाता है, लेकिन जो यहाँ पर नाम लिया गया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेम लिखा गया है, तो ये क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अल नूर मैंशन एक घर का नाम है, मैंशन कहते हैं एक बहुत बड़े बंगले को, तो ये एक घर का नाम है अल नूर मैंशन। बहुत से लोगों ने अपने घर का नाम लिखा होता है, एक नाम होता है। तो हाउस जो है वो, या होम जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक किसी घर का नाम रख दिया है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। योम पाकिस्तान एक दिन का नाम है, नेम ऑफ अ डे। बहुत से दिन हम लोग मनाते हैं, उनमें जब हम ख़ास किसी दिन का नेम लेंगे, जैसे योम पाकिस्तान या या किसी ईद का हम नाम ले लेते हैं, तो वो भी प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि हमने ख़ास दिन का नाम ले लिया है। उसके बाद फ्राइडे, दिन, वीक में बहुत से डेज़ हैं, लेकिन अगर हम किसी डे का नाम ले लेते हैं, नेम ऑफ अ डे, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। राइट, सो आपने सिर्फ इतना समझ लेना है कि प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, व्हाटएवर। ठीक है, पर्टिकुलर से आपने इसको अंडरलाइन कर लें, इस वर्ड को, ख़ास चीज़ का जो नाम है, और ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, यानी कि ये फुल कैटेगरी का या फुल ग्रुप का नेम है, ये इंडिविजुअलाइज कर देता है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। जब आप कॉमन नाउन को अच्छे से समझ लेंगे, दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, तो आई थिंक आपको मज़ीद जो है ये बेटर समझ आ जाएगा। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ होल क्लास ऑफ थिंग्स और ऑफ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल्स, बॉय, डॉग, गन, बुक, चेयर, मैन, वुमन। अब यहाँ पर आप देखें उन्होंने कहा है नेम ऑफ अ होल क्लास ऑफ थिंग्स, यानी जब हम पूरे ग्रुप का नेम लेंगे या पूरी क्लास का नेम देंगे जो सब में जनरलाइज है, सब में एक जैसा है, जैसे दुनिया में जितने भी बॉयज़ हैं उनको हम बॉयज़ ही कहते हैं, डॉग्स हैं डॉग्स ही कहेंगे। अगर आपने किसी डॉग का नेम ले लिया है तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। बुक्स जितनी भी हैं हम उन्हें बुक्स ही कहते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक बुक का नेम ले लेंगे वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। चेयर, बहुत सी चेयर्स हैं दुनिया में, लेकिन किसी ख़ास कंपनी की चेयर का नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा।
मैन वुमन जो है वो भी कॉमन नाउन है, कॉमन है, सब में जनरलाइज चीज़ है। लेकिन अगर किसी खास मैन का नेम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे आपने अब ये वाला सेंटेंस पढ़ना है, कैट इज़ अंडर द टेबल। अब यहाँ पर कैट क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? दिस इज़ कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कैट जो है वो जितनी भी कैट्स हैं उन्हें हम कैट ही कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़ास कोई कैट है जिसका आप नेम ले लेते हो, यानी उसे एक नाम दे देते हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय। अब बॉय क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बॉय का नेम ले लूँ तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सो आपने दोनों को कंपेयर करके देखना है। कॉमन नाउन क्या है, जो पूरी क्लास का, पूरे ग्रुप का, या एक जनरल नेम है, सबका नाम है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन है सब में, ठीक है, कॉमन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सब में कॉमन है, जनरलाइज है। और प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी खास का नाम है, पर्टिकुलर है, यानी सबका नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन प्लेस थिंग जिसका भी नेम है। राइट, नेक्स्ट हम मूव करेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ, विच इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ग्रुप टुगेदर एज वन कंप्लीट होल और यूनिट। अब यहाँ पर आपने देखा है कि कलेक्टिव नाउन उन्होंने कहा है ग्रुप टुगेदर एज वन कंप्लीट होल और यूनिट, यानी पूरे यूनिट को या पूरे ग्रुप को जो हम नाम दे देते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से ही आपको समझ लग रही है कि कलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि नाम एक ही है, सिंगुलर नाउन है, नाम एक ही दिया है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं, या उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, या उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। नेम एक ही होगा लेकिन उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में डिफरेंट लोग होंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दी है फ्लीट। फ्लीट एक ही नाम है, लेकिन इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप यानी बहरी जहाज़ों का जो एक पूरा ग्रुप होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए हर्ड एक ही नाम है, लेकिन इसका मतलब है ग्रुप ऑफ शीप, यानी भेड़ बकरियों का जो पूरा एक ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिवली हर्ड कहते हैं। असेंबली मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो असेंबली कहा जाता है। कमेटी का भी मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, एक कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये वर्ड एक है बट दिस इज़ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। फैमिली में भी आपके देखें एक फैमिली है लेकिन उस फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी एक ही नाम है फ्लॉक लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ जाए सेंटेंस पढ़ें, आई सो अ हर्ड ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें अब आप बताएं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन है हर्ड, क्योंकि हर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ शीप। नेक्स्ट आ जाए, ही इज़ द ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द कमेटी। कमेटी यहाँ पर आपके पास कलेक्टिव नाउन है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड एक ही है लेकिन इसमें कलेक्शन है डिफरेंट लोगों की, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप है पूरा। सो कलेक्टिव नाउन आपने किसे कहना है, जब एक ही चीज़ हो लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हों। जैसे आपकी क्लास, एक एग्जाम्पल है आपकी क्लास। आप क्लास में बैठते हैं तो एज अ पूरी क्लास को एक ही क्लास कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सो उसको वो भी कलेक्टिव नाउन है। या अगर आप एक सेक्शन में बैठे हुए हैं, वो सेक्शन एक ही है लेकिन उसमें 20, 25 या 30 स्टूडेंट्स हैं, सो वो भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मटेरियल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मटेरियल नाउन। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ते हैं। दे डिनोट द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी ये उस चीज़ की तरफ इशारा करती है, उस मैटर की तरफ, उस सब्सटेंस की तरफ इशारा करती है जिसकी वो चीज़ बनी हुई होती है। एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, ब्रिक, व्हीट और कॉटन। अब आपने इसकी ये डेफिनेशन पढ़ ली है, लेकिन एक दफ़ा जो बात मैं आपको समझाऊंगी वो भी समझ लें। मटेरियल नाउन बेसिकली उसे कहते हैं समथिंग विच अप्लाइज टू ईच पार्टिकल, यानी अगर गोल्ड है या कोई भी मटेरियल नाउन है, जैसे राइस को भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उसका कोई छोटा ज़रा भी है तो उसको भी हम राइस ही कहते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा है, कलेक्शन में है, तो तब भी हम उसे राइस ही कहते हैं। ग्लास, अगर आपके पास जो शीशा है थोड़ा सा क्वांटिटी में है वो भी ग्लास है, ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो भी ग्लास है।
तो मीन्स कि वो जो मैटर है, जो सब्सटेंस है या ईच पार्टिकल है किसी चीज़ का जिससे वो बना हुआ है, उसका जो नेम है वो मटेरियल नाउन कहलाता है, राइट। अगर वो थोड़ी फॉर्म में है तब भी हम उसे वही नाम देते हैं, ज़्यादा है तब भी हम उसे वही नेम देते हैं। गोल्ड इज़ प्रेशस मेटल। अब यहाँ पर क्या है मटेरियल नाउन? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, उसका जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है हम उसे गोल्ड ही बोलते हैं। आई लाइक टू ईट ब्रेड मेड ऑफ वीट। वीट मीन्स गंदुम। मुझे गंदुम की बनी हुई रोटी जो है वो बहुत पसंद है। सो यहाँ पर वीट क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसका जो भी वीट है, ज़्यादा है, थोड़ी है, हम उसे वीट ही कहेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन विच अप्लाइज टू ईच पार्टिकल, ईच सब्सटेंस और ईच मैटर। जितनी भी वो चीज़ है हम उसे वही नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम नॉन टेंजिबल थिंग्स। नॉन टेंजिबल का मतलब होता है ना नज़र आने वाली चीज़ें, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नॉन टेंजिबल थिंग्स का नेम है, नज़र ना आने वाली चीज़ों का नाम है। लाइक क्वालिटीज़, जैसे इंसान में क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बुरी क्वालिटीज़ हैं, वो उनका जो नेम है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फीलिंग्स का नाम, एक्शंस का नाम, स्टेट्स का नाम, इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जब आप ये एग्जांपल्स पढ़ोगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है ब्रेवरी, बहादुरी। अब देखिए बहादुरी सिर्फ एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। ब्रेवरी सिर्फ एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। सो जब हमने इस आइडिया को नाम दिया ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, राइट। विजडम अक्लमंदी। अब अक्लमंदी को भी आपने कभी नहीं देखा, उसकी फिजिकल प्रेजेंस के बारे में आपको पता है कि वो कैसी दिखती है? नो। सो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समथिंग विच ओनली एग्जिस्ट इन आवर माइंड। वो चीज़ जो सिर्फ हम अपने माइंड में सोचते हैं, उसके आइडिया को सोचते हैं, उसका कंसेप्ट बनाते हैं, उसे हम उसके नेम को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ, सोरो, क्यूरियोसिटी, लाफ्टर, रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम। पॉवर्टी, यूथ। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। इसमें आप मुझे बताएं कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा है इसमें? यस, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। क्यों? क्योंकि ब्यूटी इज़ समथिंग लाइक अ कंसेप्ट इन आवर माइंड्स। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, फिजिकल प्रेजेंस इसकी नहीं है। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वाली जो एग्जाम्पल है इसको आप कट कर दें, ये वाली एग्जाम्पल आप मत लिखें, इसकी जगह आप लिख लें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने प्रोवर्ब पहले सुनी होगी। जो सेकंड नंबर वाली उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आप कट कर दें और इसकी जगह लिख लें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और फिर इसमें मुझे ज़रा सोच कर बताएं कि क्या है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यस, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडिया है, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। सो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप सो आपको यहाँ तक जो हमने 5 फॉर्म्स अभी तक 5 काइंड्स की हैं नाउन की, वो आपको समझ आ गई होंगी। तो एक दफ़ा जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया 8 हैं, जिसमें आज हमने किया नाउन की डेफिनेशंस मैंने आपको 3-4 बताई हैं, उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटेंस में जब आपके पास आए, कोई भी सेंटेंस में नाउन आए, तो आप फ़ौरन से उसको समझ आएँ कि ये नाउन है। उसके बाद हमने काइंड्स डिस्कस की हैं। फर्स्ट हमने प्रॉपर नाउन डिस्कस किया है। प्रॉपर नाउन ज़रा फ़ौरन से सोचे क्या होता है। यस, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। ख़ास चीज़ का नाम, यानी जनरल नहीं है, सब में मौजूद नहीं है वो चीज़, सिर्फ एक चीज़ का नाम है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? यस, ये पूरा एक होल क्लास और थिंग्स का नेम है विच इज़ पोजेस्ड बाय ऑल, और ये जनरलाइज होता है, यानी सबके पास सेम है, कॉमन है। दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं उनको हम चेयर्स ही बोलते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप किसी ख़ास चेयर का नाम ले लेते हो, उसकी कंपनी का नाम ले लेते हो,
जिस फैक्ट्री में वो बनी है उसका नेम ले लेते हो, वो लेबल आप साथ में लगा देते हो, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, राइट। उसके बाद आ जाएं कलेक्टिव नाउन आपने किया। कलेक्टिव नाउन में आपने ये समझा नंबर टुगेदर एज अ ग्रुप, यानी जब आप पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। होल कलेक्शन की जब हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन हमने डिस्कस किया, विच अप्लाइज टू ईच पार्टिकल, ईच सब्सटेंस, ईच मैटर, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनी आइडिया और एनी फीलिंग और यू कैन से एनी कंसेप्ट विच ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड, जो आप देख नहीं सकते लेकिन जिस महसूस कर सकते हैं या उसका तस्वर कर सकते हैं अपने माइंड में। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 5 काइंड्स की हैं। आज आपने क्या करना है कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और इसको एक दफ़ा राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में। अगर आप रफ़ कॉपी पे लिखना चाहते हो उस पर लिख लें, और अगर आप इसको अपनी नोटबुक पे नीट पे लिखना चाहते हो तो उस पर लिख लें। लेकिन एज सच आपने इसको होल जो इसकी डेफिनेशंस हैं या होल एग्जांपल्स हैं वो आपने लर्न नहीं करनी, जस्ट इनको समझ लें अच्छे से, या ओनली 2-3 एग्जांपल्स को लर्न कर लें, वो भी काफ़ी हो जाएंगी आइडिया को समझने के लिए। सो आई होप सो स्टूडेंट्स के हम जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उनसे अच्छे से लर्न कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच हैं, साथ ही साथ आप नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आपकी स्टडीज़ के साथ साथ जो आपकी दीनी इस्लाह है वो भी अच्छे से चल रही है। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं और आई होप सो कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम।